नमस्कार दोस्तों, गुरुदेव एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत, अभिनंदन। इस चैनल पर बहुत लंबे समय बाद मैं फिर व्याख्यानों की श्रृंखला की शुरुआत करने जा रहा हूं और जो शुरुआत करने जा रहा हूं वो यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में जो हिंदी विषय के जो उपन्यास निर्धारित है उनसे मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूं। उसमें सबसे पहले मैंने जो उपन्यास लिया है वो लिया है बाण भट्ट की आत्मकथा। तो बाण भट्ट की आत्मकथा जो आचार्य हज़रतशाह द्विवेदी द्वारा लिखित हिंदी का एक अद्भुत उपन्यास है, उसको लेकर के 3 व्याख्यान जो हैं मैं इस श्रृंखला में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा और उसके द्वारा बाण भट्ट की आत्मकथा की संपूर्ण कथा, उसका विश्लेषण, उसका मूल्यांकन और उसकी जो मूल संवेदना है उसको मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश इन व्याख्यानों के माध्यम से करूंगा। आज का जो व्याख्यान है उसका शीर्षक जो मैंने दिया है वह है बाण भट्ट की आत्मकथा एक परिचय, और उसके बाद उस बाण भट्ट की आत्मकथा का विश्लेषण और मूल्यांकन होगा। ये 2 व्याख्यान जो हैं लगातार इसमें होंगे। तो अब हम अपने मूल विषय पर आते हैं। दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा आचार्य हज़रतशाह द्विवेदी द्वारा लिखित हिंदी का एक अद्भुत उपन्यास है। इसका शीर्षक ही पाठक के मन में जिज्ञासा, कौतूहल और ब्रह्म की स्थिति पैदा करता है। इन तीनों का निवारण जो है इस दूसरे व्याख्यान में किया जाएगा। इस पहले व्याख्यान में आज हम इसकी जो कथा है उसका संक्षेप में उस कथा को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अगले व्याख्यानों का जो मुख्य आधार होगा बाण भट्ट की आत्मकथा की जो कथानक है वही होगा। तो सबसे पहले मैं इतिहास से संबंधित कुछ नामों को क्लियर करना चाहूँगा, जिससे ये कथा जो है वो आपके समझ में आए। बाण भट्ट की आत्मकथा 7वीं शताब्दी के समय को लेकर के, जब उत्तर भारत का शासक जो था हर्षवर्धन, पुष्यवती वंश का हर्षवर्धन जो है, जो 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत का शासक रहा, उसके दरबारी कवि थे बाण भट्ट, जिन्होंने कादम्बरी हर्षचरित नामक काव्य लिखे थे। इनको लेकर के ये उपन्यास जो है वो आचार्य द्विवेदी ने तैयार किया है। इसमें उस समय जब ये थानेश्वर का राजा था, जिसको इस उपन्यास में स्थानेश्वर का है, तत्सम शब्द संस्कृत के शब्द में इसको स्थानेश्वर लिखा है। जगह जगह आप पढ़ोगे इसको तो स्थानेश्वर इसमें लिखा मिलेगा। इसको थानेश्वर कहते थे और ये हर्षवर्धन की राजधानी था। कन्नौज में उस समय जो शासक था वो गृहवर्मा थे, जो हर्षवर्धन के बहनोई थे। हर्षवर्धन की बहन राजश्री उनके ब्याही थी। गृहवर्मा को गौड़ प्रदेश के शासक शशांक ने युद्ध में मार दिया था और उसके बाद उसने राजश्री का अपहरण करने की कोशिश की, लेकिन हर्षवर्धन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राजश्री को उससे छुड़वा लिया और जो मौखरियों का राज्य था, कन्नौज जिसकी राजधानी थी, उसको एक तरह से अपने राज्य में ही मिला लिया था। ये ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इस उपन्यास की। इस उपन्यास में इन ऐतिहासिक किरदारों का उल्लेख तो आपको मिले ही मिलेगा। इसके अलावा कुछ अन्य इस तरह के नाम मिलेंगे जिनका इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है, जैसे तूर मिलिंद एक नाम है इसमें, जो इस उपन्यास की जो प्रमुख पात्र है महिला भट्टिनी, उसके पिता है। तूर मिलिंद की जो दुर्धर्ष वीर था, परम देशभक्त था, इस उपन्यास में बार बार उसके यशगान किया गया है। ये आचार्य द्विवेदी की अपनी कल्पना थी। हो सकता है कि इस तरह का कोई पात्र रहा हो, लेकिन नाम जो है इन्होंने दिया है तूर मिलिंद, ये आचार्य द्विवेदी की अपनी कल्पना थी और इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में ये उपन्यास जो है वो लिखा गया है। अब इसकी मूल कथा पर अपन आते हैं। आचार्य द्विवेदी ने इस उपन्यास को 20 भागों में, जिसको उन्होंने उच्छ्वास कहा है, 20 उच्छ्वासों में इसका बांटा है और अंत में ये लिखा है कि ये शुरुआत में इन्होंने लिखा है कि अपूर्ण है। बाण भट्ट की रचनाओं की तरह ये पूरा नहीं है, लेकिन ये इसका हम दूसरे व्याख्यान में चर्चा करेंगे। पहले व्याख्यान में
इसमें हम उसकी मूल कथा पर आते हैं। इस उपन्यास की शुरुआत, चूंकि आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया उपन्यास है, इसलिए बाणभट्ट अपने नाम और परिवार का इतिहास बताते हुए वो कहते हैं कि मेरा मूल नाम तो दक्ष भट्ट था, लेकिन मैं जन्म से आवारा और गप्पी था, इसलिए मेरे प्रदेश के लोगों ने मेरा उपनाम बंड कर दिया था। बाद में मैं देशाटन के बाद जब मैंने अपनी स्थिति सुधरी और अपने नाम को परिष्कृत के बंड को मैंने बाण बना लिया, और इस तरह दक्ष भट्ट से मैं बाण भट्ट हो गया। फिर आगे वो कहते हैं कि अपनी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कारण भटकते हुए एक दिन मैं स्थानेश्वर, जो तत्कालीन महाराज श्री हर्षवर्धन की राजधानी थी, वहां पहुंच जाता हूं। वहां देखता हूं तो राजमार्ग पर एक जुलूस जा रहा है। लोगों से पूछता है तो पता चलता है कि ये जुलूस जो है वो महाराज श्री हर्ष के चचेरे भाई कृष्णवर्धन हैं। उनके घर पुत्र जन्म हुआ है और उस पुत्र जन्म महोत्सव की ये तैयारी हो रही है। बाणभट्ट को अपने ब्राह्मण धर्म का याद आती है और वो ये मन में निश्चय करते हैं कि मुझे भी कुमार कृष्णवर्धन के पुत्र जन्मोत्सव में भाग लेकर के उनको आशीर्वाद देना चाहिए और इस तरह से राज परिवार से अपने संपर्क जो है वो बढ़ाना चाहिए। ये कृत निश्चय करके जब वो तैयार होकर के राजमहल की तरफ, उस महोत्सव की तरफ जा रहे थे, तो रास्ते में ही उसकी पूर्व परिचित निपुणिका जो है, जो उस समय एक पान की दुकान करती थी, वो उसको देख लेती है और वो पुकारती है कि ओ भट्ट भट्ट। तो बाणभट्ट चौंकते हैं। वहां आते हैं, निपुणिका से वो मिलते हैं और निपुणिका का पूर्व परिचय देते हुए लिखते हैं कि विगत बहुत वर्षों पहले निपुणिका बाणभट्ट की नाटक मंडली में ही रहती थी, लेकिन वो बाणभट्ट की अकारण हंसी से आहत होकर वहां से भगाई थी और आज जो है वो बाणभट्ट को मिली है। जब बाणभट्ट कुमार कृष्णवर्धन के पुत्र जन्मोत्सव में भाग लेने जा रहे थे और निपुणिका उनको एक अपनी योजना बताती है कि मैं, एक छोटा राजकुल है, उस छोटे राजकुल में एक राजकुमारी बंद है जिसका नाम भट्टनी है, उसको मैं पान पहुंचाने का कार्य करते हूं। वो अत्यंत दुखी है, वो देश के प्रसिद्ध वीर तूर मिलिंद की बेटी है, आपको उसका उद्धार करना है। और इस तरह से वो बाणभट्ट को भट्टनी के उद्धार के लिए सहमत कर लेती है। अब आया इसमें एक शब्द छोटा राजकुल, जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई थी थानेश्वर और कन्नौज की। उसमें छोटा राजकुल जो था, जब श्री हर्षवर्धन ने अपने बहनोई की मृत्यु के बाद कन्नौज के राज्य को अपने राज्य में मिला लिया, तो कन्नौज के राजा के जो निकट संबंधी थे उन्होंने इसका विरोध किया। हर्ष ने उनके विरोध को दबाने के लिए उनको एक अलग राजमहल दिया, उनको बहुत सारे अधिकार दिए और अधिकारों को पाकर के वो लोग उद्दंड हो गए। वो महिलाओं और कन्याओं का अपहरण करते थे, उनका शोषण करते थे और इस तरह अनाचार के रास्ते पर चल पड़े। उसको ही छोटा राजकुल इस उपन्यास में कहा है। छोटा इसलिए कि बड़ा राजकुल तो श्री हर्षवर्धन का था और छोटा राजकुल वो था, वो कोई राजकुल नहीं था, कोई परिवार नहीं था, कोई शासन का केंद्र नहीं था, लेकिन एक इस तरह के उन लोगों को संतुष्ट करने के लिए हर्षवर्धन ने उनको अधिकार दे रखे थे और वो कन्याओं का अपहरण करते थे। उसी छोटे राजकुल के लोगों ने तोर मिलिंद की बेटी भट्टनी का अपहरण करके उसको वहां बंद कर रखा था, जिसके उद्धार की कामना, जिसके उद्धार का प्रस्ताव निपुणिका ने बाणभट्ट के सामने रखा और बाणभट्ट ने उस पर अपनी सहमति दे दी। फिर उपन्यास में जब कथा आगे बढ़ती है तो हम पाते हैं निपुणिका की योजना अनुसार बाणभट्ट और निपुणिका भट्टनी का उद्धार करते हैं और उसे एक देवी मंदिर में छिपाते हैं। और भट्टनी के कहने पर बाणभट्ट आचार्य सुगतभद्र, जो उस जमाने के प्रमुख बौद्ध आचार्य थे, उनसे मिलते हैं। आचार्य सुगतभद्र से मिलने के बाद और सारी बातें उनको बताने के बाद कुमार कृष्णवर्धन से मिलवाने की बात वो कहते हैं और आचार्य सुगतभद्र जो हैं वो बाणभट्ट को कुमार कृष्णवर्धन से मिलाते हैं। उसी समय जब उन्हें भट्टनी को वहां छिपा रखा था,
तो बाणभट्ट का परिचय उस जंगल में रहने वाले एक सन्यास और सन्यासिनी जिनको महामाया और अघोर भैरव का है उनसे भी होता है। वो दोनों निपुणिका, भटनी और बाणभट्ट, तीन जो इस उपन्यास के प्रमुख किरदार हैं, उनकी वो सहायता करते हैं। आचार्य सुगतभद्र के कहने पर बाणभट्ट जो है वो कुमार कृष्णवर्धन से मिलते हैं। कुमार कृष्णवर्धन और बाणभट्ट में भटनी को लेकर के लंबा विचार विमर्श होता है। कुमार कृष्णवर्धन नीतिज्ञ थे, राजनीतिज्ञ थे, वो सारी स्थितियों को समझते थे। अतः उन्होंने बाणभट्ट से कहा कि आपको तुरंत जो है कान्यकुब्ज को यानी कन्नौज को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ कभी भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, क्योंकि आपने अक्षम्य अपराध किया है। आप एक पुरुष होकर के छोटे राजकुल में एक महिला के वेश में घुसे और वहां से आप भटनी का उद्धार किया, इसलिए आप कान्यकुब्ज को छोड़ो। और उन्होंने उसको छोड़ करके कहाँ जाना है, इसकी सुरक्षा की भी उचित व्यवस्था कुमार कृष्णवर्धन ने की। कुमार कृष्णवर्धन की सलाह मान करके बाणभट्ट उन दोनों महिलाओं को, भटनी और निपुणिका को लेकर के नौका के द्वारा जहां ठहरने की व्यवस्था कुमार कृष्णवर्धन ने की थी वहां जा रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य से रास्ते में ही जहां कन्नौज की सीमा समाप्त होती है वहां एक जगह का नाम उन्होंने दिया है चरणाद्रि दुर्ग। उस चरणाद्रि दुर्ग से थोड़ा आगे आबिर ईश्वर सेन के सैनिकों का आक्रमण होता है नौका पर, और भटनी की रक्षा के लिए जो रक्षक नियुक्त किए गए थे वो एक एक करके तिल तिल करके लड़ते हैं और लड़ते हुए मारे जाते हैं। भटनी और निपुणिका अपनी इज्जत बचाने के लिए क्रमशः पहले भटनी कूदती है, उसके बाद निपुणिका, दोनों नदी में कूद जाती हैं। तत्पश्चात बाणभट्ट उन दोनों को बचाने के लिए कूद जाता है, वो भटनी को बचा लेता है, बाद में निपुणिका भी वहीं मिल जाती है। उन तीनों को लेकर के वो पास में ही एक सालमली वृक्ष के नीचे ले जाता है और एक बार फिर इस उपन्यास की एक किरदार महामाया का वहां आगमन होता है। वो महामाया इनकी स्थिति को देख करके बाणभट्ट का परिचय सामंत लोरिक देव से करवाती है, जो उस क्षेत्र का एक सामंत था। सामंत लोरिक देव कोई जमाने में गुप्तों का एक सामंत था। वो गुप्तों का परम भक्त था, लेकिन महाराज श्रीहर्ष से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। लेकिन महामाया उसे भटनी की रक्षा का आश्वासन दिलवाती है और अंत में इस उपन्यास के जो प्रमुख तीनों किरदार हैं, बाणभट्ट, भटनी और निपुणिका, तीनों को सामंत लोरिक देव का जो दुर्ग था, जिसका नाम लेखक ने भद्रेश्वर दुर्ग लिखा है, उस भद्रेश्वर दुर्ग में तीनों को आश्रय मिल जाता है। उन बाणभट्ट, निपुणिका और भटनी को वहां छोड़ करके वो महाराज श्रीहर्ष से मिलने के लिए स्थानीश्वर, जिसको थानेश्वर कहते थे और उस समय स्थानीश्वर कहते थे, वहां वो जाता है। जब बाणभट्ट पंडित था, विद्वान था, लेकिन उसके बारे में स्थानीश्वर के महाराज श्री हर्षवर्धन से लोगों ने उसके चरित्र को लेकर के कुछ गलत बातें कह रखी थी। इसलिए एक बार तो श्री हर्ष सभा में ही उसका अपमान करते हैं। बाणभट्ट तिलमिला जाते हैं, लेकिन कुमार कृष्ण के इशारे पर चुप हो जाते हैं। अंत में कुमार कृष्णवर्धन जो हैं वो महाराज श्रीहर्ष को परिस्थितियां समझाते हैं। महाराज श्रीहर्ष से सम्मान बाणभट्ट से मिलते हैं और उसे अपनी सभा का सभा पंडित नियुक्त करते हैं। और श्रीहर्ष जो है वो बाणभट्ट से कहते हैं कि आप भटनी और निपुणिका को मेरे आश्रय में आप ले आओ, उनको यहां कोई दिक्कत नहीं होगी। इस प्रकार का प्रस्ताव लेकर के बाणभट्ट जब भद्रेश्वर दुर्ग आते हैं, जो सामंत लोरिक देव का दुर्ग था, और भटनी और निपुणिका को यह बताते हैं कि पुष्यभूति वंश के सम्राट श्री हर्षवर्धन ने आपको आश्रय देना स्वीकार किया है, तो उसके प्रस्ताव को सुनते ही निपुणिका और भटनी पूरी तरह व्याकुल हो जाती हैं, विकल हो जाती हैं, उसके इस प्रस्ताव का विरोध करती हैं और वो कहती हैं कि मौखरी या
जो पुष्यभूति वंश है हर्षवर्धन का, इन दोनों राजवंशों में से किसी के भी आश्रय में हम रहना नहीं चाहती हैं। उनको उस मौर्यों के वंश से और श्रीहर्ष वंश की इतनी घृणा थी। बाणभट्ट किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, लेकिन अंत में वो उनको समझाने में सफल हो जाता है और भटनी और निपुणिका जो है वहाँ उसके प्रस्ताव को मान लेती हैं और उसके साथ वो थानेश्वर जाने को तैयार हो जाती हैं और सामंत लोरिक देव के संरक्षण में वो स्थलेश्वर जाने की यात्रा पर निकल पड़ती हैं। अंत में वे वहाँ पहुँच जाते हैं। कुमार और श्रीहर्ष ने अपनी स्थलेश्वर से बाहर आकर के भटनी, निपुणिका और बाणभट्ट का स्वागत करते हैं। श्रीहर्ष के स्वागत को और व्यवहार को देख करके भटनी बहुत प्रसन्न हो जाती है। उसी समय स्थानेश्वर में बौद्ध धर्म और सनातन धर्म को लेकर के एक विवाद चल रहा था। सम्राट श्रीहर्ष पहले बौद्ध धर्म के प्रभाव में आ गए थे, लेकिन उसी दिन बौद्ध आचार्य वसुभूति और सनातन धर्म के आचार्य उड़पति भट्ट के बीच शास्त्रार्थ होता है। उड़पति भट्ट उस शास्त्रार्थ में विजयी होते हैं और एक बार पुनः सम्राट हर्षवर्धन की सनातन धर्म में आस्था हो जाती है। और इस खुशी के उपलक्ष्य में श्री हर्षवर्धन स्वयं एक साहित्यकार भी थे। उन्होंने जो नाटिका लिखी थी रत्नी, उसके अभिनय का प्रस्ताव वो रखते हैं। और अभिनय का दायित्व जो है वो बाणभट्ट को देते हैं। और इस तरह से इस उपन्यास का अंतिम और 20वां उच्छ्वास शुरू होता है। तो बौद्ध सन्यासी वसुभूति और सनातन धर्म के आचार्य उड़पति भट्ट में शास्त्रार्थ होता है और उस शास्त्रार्थ की खुशी में जिस रत्नावली नाटिका जो महाराज श्री हर्षवर्धन ने स्वयं लिखी थी उसका अभिनय होता है। उस अभिनय में कौन किस पात्र की भूमिका निभाता है? रत्नावली की भूमिका चारुस्मिता को मिलती है, वासुदत्ता की भूमिका निपुणिका को मिलती है, राजा की भूमिका स्वयं बाणभट्ट और बाणभट्ट का जो मित्र था धावक वो विदूषक होता है। इस नाटक के अंत में इसकी कथा के अनुसार जब रत्नावली का हाथ वासवदत्ता जो है उसको राजा के हाथ में देना पड़ता है, जो चारुस्मिता का हाथ निपुणिका जो है जब बाणभट्ट के हाथ में देती है तो इस अभिनय को वास्तविक अभिनय मान लेती है। चूंकि वो बाणभट्ट का उसके प्रति प्रेम था लेकिन वो कह नहीं पाई, तो उसको ऐसा लगा कि मैं मेरा अधिकार जो है आज चारुस्मिता को दे रही हूं। और ये सोच करके वो जो इसको हाथ देती है तो वो सिर उठती है, कांप जाती है और गिर जाती है। और उधर धावक जो है भग करके यवनी का पर्दे को गिराते हैं। लोग जय जयकार कर रहे थे और उधर निपुणिका के प्राण जो है वो निकल जाते हैं और इस तरह से निपुणिका की जो है मृत्यु हो जाती है। और यहाँ आकर के आचार्य द्विवेदी लिखते हैं कि प्रेम एक और अविभाज्य है, उसे केवल ईर्ष्या और असूया ही विभाजित करके छोटा कर देते हैं। और अंत में निपुणिका का भटनी के प्रति भी प्रेम था और बाणभट्ट के प्रति भी प्रेम था। इन तीनों के बीच प्रेम का त्रिकोण था और वो अपने प्राण दे करके इन दोनों प्रेमों को मिला जाती है। यहाँ आकर के ये उपन्यास की कथा जो है समाप्त होती है। अब हम इसके जस्ट बाद दूसरे व्याख्यान में इस कथा का विश्लेषण और मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे और ये व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।